हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम ये राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है कक्षा 10 का विज्ञान का, ये पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा अनसॉल्व पेपर हम आज से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अनसॉल्व पेपर ये कर लिया तो आपके 100 में से 100 नंबर पक्के हैं, गारंटी है। इस चैनल पे आपको पूरा अनसॉल्व पेपर ये मिलेगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे सेट फर्स्ट सन 2020 824 NJ। तो ध्यान रखें, मैं इसमें सबसे पहले आपके लिए केमिस्ट्री सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी चलेगी। पहले हम केमिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको लिखा हुआ बिल्कुल। तो खंड ख है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। तो देखते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम। एथिल जो अल्कोहल होता है, इसका सूत्र होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। ठीक है, तो बेटा देखो मेथ और एथ, देखो 1 और 2 इसको बोलते हैं मेथ और एथ। तो क्या हो गया, एथेन। और बेटा OH ग्रुप लिख लगाते हैं ऑल, तो क्या आ जाएगा, एथेनॉल। क्या नाम आ जाएगा, एथेनॉल। तो बेटा ऑप्शन देखो, एथेनॉल कोई है, एथेनॉल। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं खा वाला। खा वाले क्वेश्चन में कहा गया है क्षारीय विलयन का pH मान है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो pH मान देखो बेटा, जो pH इक्वल टू अगर 7 है तो होता है उदासीन विलयन। कैसा होता है बेटा, उदासीन विलयन होता है। ठीक है, और pH का मान अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो होता है अम्लीय विलयन। कैसा होता है बेटा, अम्लीय विलयन। ठीक है, तो 7 से कम बार तो अम्लीय होगा, ये तो अम्लीय है, ये भी अम्लीय होगा जो लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, ये भी अम्लीय होगा, नहीं ये उदासीन, 7 वाला उदासीन होगा, ये अम्लीय होगा, ये अम्लीय होगा। लेकिन अगर pH मान, अगर बेटा pH मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होता है, तो होता है क्षारीय प्रकृति का। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब है श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है तो PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, अब छठे का है का जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसको सॉल्व किया जा चुका है, आपको दिखाया जा रहा है अभी। ठीक है बेटा, तो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, ये पेपर सॉल्व किया हुआ पूरा। देखो सेट 1 सन 2020 824 NJ लिखा हुआ है। तो बेटा पहला देखो मैंने बताया था आपके लिए एथेनॉल, तो ये आंसर हो गया। दूसरा 7 से अधिक, ये हो गया। तीसरा ये हो गया बेटा। ठीक है, और देखते हैं जरा ये जिंक वाला, देखो दूसरे का तो इसमें क्वेश्चन था बेटा, ये लिखा हुआ जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से, बेटा जिंक लिखा हुआ है बड़ा छोटा सा। ठीक है, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसका आंसर। देखो अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता कि जिंक धातु, क्वेश्चन में कहा जाता है जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण दीजिए, सिर्फ रासायनिक समीकरण दीजिए, तो हम ये रासायनिक समीकरण दे देते। लेकिन इसमें कहा है वर्ण कीजिए, तो थोड़ी सी हिंदी भी लिखनी होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। खैर देखो बेटा, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को जब हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है और कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड, और बेटा यहाँ पे CO2 होना चाहिए। ठीक है, गलत गया है, यहाँ को होना चाहिए CO2 गैस रिमूव हो जाती है। समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है, तो देखो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे वर्ण के रूप में। जब जिंक कार्बोनेट, यहाँ क्या लिखना है आपको, जिंक, क्या लिखना है यहाँ पर, जिंक। जब जिंक कार्बोनेट अयस्क को बिना पिघलाए वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो इस क्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है, इस क्रिया के दौरान हमें जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होती है। बेटा यहाँ क्या लिखना है आपको, CO2 गैस, वो गलती से लिख गया है CO3। ठीक है, लिखा है जिंक धातु का निस्तापन से प्राप्त धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर उसका अपचयन हो जाता है और जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जिंक धातु और बेटा क्या चीज़, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाती है बेटा। ठीक है, क्या होगा ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जो जिंक ऑक्साइड का हमने अपचयन किया है
तो हमारे जिंक प्राप्त हुआ है और कार्बन ऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, तो इस प्रकार हम जिंक धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, खा क्वेश्चन दूसरे का, ठीक है। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं व्यंजक चूर्ण के बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बेटा देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या का सूत्र है, ये है जिप्सम का, क्या है बेटा सूत्र, ये है जिप्सम का, क्या का सूत्र है, ये जिप्सम का, इसके नीचे लिख देना जिप्सम, ठीक है। तो जब जिप्सम को हम हीट करते हैं, जब जिप्सम को गर्म करते हैं, तब दो जल के अणु रिमूव हो जाते हैं बेटा, ठीक है, जल के अणु निकल जाते हैं और हमारे क्या प्राप्त होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। और देखो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें ये व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, क्या है बेटा, व्यंजक चूर्ण, लिख लेना इसके नीचे व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और CO2 गैस निकल जाती है। तो बेटा सबके नाम लिख लेना, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मैं नाम बताता हूँ आपके लिए। इसका नाम है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, ठीक है। तो ये आप नाम वगैरह लिख लेना। अगला क्वेश्चन दिया है शॉर्ट पेपर में अपना, मिसाइल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। मिसाइल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो बेटा देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, आप सोचते हो सर जी अपने क्वेश्चन कहाँ से करा रहे हैं। देखो ये सारे दिए हुए हैं ना, इसमें देखो खंड, इसमें देख लो बेटा, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मिसाइल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो देखो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम आपके लिए सॉल्व करवा रहे हैं। तो मिसाइल क्या होता है, इस पर थोड़ा हम चर्चा करने वाले हैं बेटा। देखो होता क्या है, ध्यान समझेंगे जरा। देखो बेटा जैसे साबुन होता है ना, साबुन का सूत्र बता रहा हूँ क्या होता है, साबुन का सूत्र होता है RCOOH, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं RCOO निगेटिव, नहीं बेटा यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ऐसे होता है। तो साबुन सूत्र फिर सुनो, साबुन का सूत्र होता है RCOONA, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं RCOO निगेटिव और Na प्लस। अगर इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखें तो बेटा जो R है ना, R को ऐसे लिखते हैं ऐसे, ये पूंछ हो गई इसकी, ठीक है। और ये हेड हो गया, ये क्या हो गया बेटा, हेड हो गया। इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने देखा साबुन की एक अणु की संरचना कैसी होती है बेटा, साबुन की एक अणु में एक अणु में क्या होता है बेटा, टैल होती है, टैल क्या बोलते हैं इसको, टैल या पुच्छ बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझ लो जरा, मैं फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेटा। देखो ये साबुन की मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा ये कहलाता है निगेटिव और ये होता है हेड, क्या बोलते हैं इसको, हेड। और ये क्या है, टैल है या पुच्छ कह लो इसको, ठीक है। खास बात यह है जो टैल होती है ये गंदगी से प्यार करती है, गंदगी स्नेही होती है, गंदगी से। और जो हेड होता है ये जल स्नेही होता है या द्रव स्नेही होता है, ये द्रव से प्यार करता है, हेड, ठीक है। और जब मान लीजिए कपड़े जो होते हैं बेटा, जैसे कि मान लीजिए एक पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, क्या है, जल है, और इसमें गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है, कपड़े के अंदर मान लीजिए ये मैल है, ठीक है। तो जब इसमें हम साबुन डालते हैं तो साबुन का जो एक अणु होता है उसकी जो मुच्छ होती है बेटा, गंदगी से नहीं वो इसमें फंस जाती है, बाकी हेड इधर रहता है। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, मिसाइल कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका चित्र नीचे बनाया गया है, खैर मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। साबुन को जल के अणु में डालने से, साबुन को जल में डालने पर इसके अणु गंदगी के कण में फंस जाते हैं, क्योंकि साबुन के अणु की टैल गंदगी से नहीं होती है, मैंने समझाया था बेटा अभी आपको। और हेड द्रव से नहीं होता है। इस तरह जब हेड ऊपर की तरफ जाता है तो खिंचाव के कारण गंदगी का टूट जाता है। इस प्रकार कपड़ा हमारा साफ हो जाता है और जो स्ट्रक्चर बन के प्राप्त होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मिसाइल कहते हैं बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों को बताइए या व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखो बेटा जो आवर्त सारणी होती है मैं आपको बता दूं, आवर्त सारणी में देखो ऊपर से नीचे की तरफ जो होते हैं वो होते हैं वर्ग। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ध्यान दें, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है बेटा, एटम का साइज क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज
बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है तो बेटा धनायन बनने का गुण भी बढ़ता है। एक ट्रिक्स देखो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे। देखो A2D2 टू द एटॉमिक साइज, इसका मतलब ये होता है एटॉमिक साइज। इसका मतलब ये है बेटा देखो डी का मतलब भाई समझ लो। देखो बेटा ये ए का मतलब मान समझ लो। अच्छा देखो बेटा ए का फॉर मतलब होता है आयनिक त्रिज्या, ठीक है। और अपचायक गुण भी कह सकते हो, अपचायक गुण, ठीक है। डी का मतलब होता है धात्विक गुण और धनवृत्ति लक्षण, ठीक है। इतने सारे गुण होते हैं, ये सब एटम के साइज पे डिपेंड करते हैं। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो धात्विक गुण भी बढ़ेगा और धनवृत्ति लक्षण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान समझेंगे, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब होता है क्या, देखो बेटा ध्यान समझेंगे। देखो किसी भी आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब एटम का साइज क्या होता है बेटा, एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो धात्विक गुण भी बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं बेटा क्या होता है, जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब एटम का साइज क्या है, एटम का साइज घटता है। इसी कारण धात्विक गुण भी घटता है। यही लिखवाया गया है आपके लिए, पढ़ के देख लीजिए बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर धात्विक गुण घटता है। धात्विक गुण घटता है, क्यों घटता है, क्योंकि एटम का साइज भी तो घटता है। जबकि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि एटम का साइज भी तो बढ़ता है। अभी समझाया था ना, एटम के साइज के समानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, NaCl बनने की प्रक्रिया को समझाइए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द्वारा। तो बेटा आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, वे यौगिक जो आयनों की सहायता से बनते हैं या वे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, क्या कहलाता है बेटा, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो बेटा देखेंगे जो Na होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 11। इसको लिख सकते हैं 2 8 और 1, ठीक है। Cl के पास होते हैं 17, इसको लिख सकते हैं 2 8 7 बोरबरी के नियम से। तो देखेंगे यहाँ पर जो Na है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये Na इसको दे देता है तो इसके पास Cl के पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, मगर एक ऋण चार्ज आ जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो बेटा Na के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इस प्रकार बेटा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जैसे कि इस यहाँ पे देखो दिखाया गया है आपके लिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो देखो क्या बन के आता है, प्राप्त में जो होता है NaCl हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। देखो ये यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये Na+ और Cl नेगेटिव। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तब बन जाएगा NaCl, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ ऐसे लेना आप लोग। अगला देखते हैं, एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए। तो बेटा एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुण लिखने हैं। तो देखो यह है एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, एथेनॉल भी कहते हैं इसको, ठीक है, एथेनॉल भी कहते हैं। और इसकी क्रिया जब हम कराते हैं CH3COOH तो ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका होता है, ये एसिटिक एसिड का होता है। इससे भी रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CH2COOH। CH3 ये प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर। और ये अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण, ठीक है बेटा, लिख लेना, एस्टरीकरण कहलाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जब बेटा देखो ये है अपना एसिटिक एसिड की क्रिया, एसिटिक एसिड की क्रिया जब NaHCO3 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होती है ये चीज़, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि हमें एथेनोइक अम्ल, सही है, हाँ एथेनोइक अम्ल की प्रॉपर्टी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, किसकी पढ़ रहे हैं, एथेनोइक अम्ल की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है और ये भी रिएक्शन सही है और ये भी रिएक्शन सही है, ठीक है। तो ये 3 हो गए इसकी केमिकल प्रॉपर्टियाँ। उपयोग देख लीजिए, एसिटिक एसिड का उपयोग एस्टर बनाने में किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। बेटा देखो यहाँ क्या बन रहा है, देखो बेटा ये एस्टर प्राप्त हुआ, लिख लेना इसके नीचे एस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी देनी है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जब
किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीजन कहलाता है, क्या कहता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन से होती है तो हम देखते हैं हमारे लिए प्राप्त होता है बेटा, क्या प्राप्त होता है? जिंक प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, क्या हुआ है बेटा? यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा, वैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, C+O2, एरो क्या होगा? CO2। तो यहाँ कार्बन का क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है। पॉइंट क्लियर? अगला देखते हैं, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं बेटा, जिसमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं। समान क्रियात्मक समूह जो बेटा वैसे OH है, OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो देखेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दें, ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा CH3OH, या हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, या हम लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH। खास बात यह है मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं ये, और तीनों में देखो OH 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 है, अर्थात समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। ध्यान समझेंगे, जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को, दो समान क्रियात्मक समूह वाले बेटा हैं, देखो जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। देखो परमाणु भार बेटा, देखो यहाँ पर देखेंगे बेटा, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है। सीधी सी बात है, जो कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो उसका भार भी बढ़ेगा। जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है सजातीय श्रेणी कहते हैं। देखो क्या लिखा है, ये भी पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ भी पढ़ लेते हैं बेटा। देखो जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उसके भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है सक्रियता श्रेणी या सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये था बेटा कि एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC पद्धति पर टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो इसकी पद्धति पर छोटा सा लिखना है हमारे लिए, तो इससे पद्धति हमें टिप्पणी ले सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का बेटा जो होता है प्रीफिक्स अल होता है, एग्जाम्पल CH3CH2OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, मेथ एथ प्रोपेनल, ठीक है। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है ओन होता है, एग्जाम्पल देखते हैं मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा जो होता है ये होता है CH3, देखो CH3 नहीं CH3 नहीं COOH, ये होता है ओइक एसिड, क्या होता है? ओइक एसिड दिखा हुआ है बेटा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ और एथ, तो हो जाएगा एथेन, एथेन ओइक एसिड, एसिड नहीं लिखा बेटा, लिख लेना, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये अनसॉल्व पेपर समाप्त होता है केमिस्ट्री का। तो मैं केमिस्ट्री के जितने भी हैं इस मतलब अनसॉल्व पेपर के अंदर सारे मैं कराऊंगा। उसके बाद जो केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी फिर फिजिक्स से कराऊंगा, उसके बाद बायोलॉजी के भी कराऊंगा। तो इसलिए बेटा आप इस चैनल को जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट देखते रहिएगा। रोजाना एक अनसॉल्व पेपर में आपको जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।